हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण और प्रकृति, इन्वायरमेंट, और हम लोग नेचुरल को देखें। तो आप सबसे पहले देखिए पर्यावरण। पर्यावरण और प्रकृति संसाधन, भाई कुछ हमको एनवायरमेंटल आपका रिसोर्सेज हैं, कुछ हमको नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी हम लोग बात करें। सबसे पहले आप मैप को देखिए। ये कुछ चित्र है, सॉरी, ये जो चित्र हैं ऐसे घने जंगल जो प्रकृति ने हमको प्रदान किए हैं, इनकी बसावट और प्रकृति की देन ही हमारे सुंदरतम जीवन को चार चांद लगा। आप इनको देख सकते हैं किस तरीके के ये वन हैं जो हमारे पृथ्वी को सुंदर से बहुत सुंदर बना देते हैं। और ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें गौर करना चाहिए और इनको हमको संरक्षित करना चाहिए कि बिना हरियाली के हमारा जीवन उजाड़ लग सकता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक और मुद्दों पर। सबसे पहले हम चल रहे हैं परिचय को, हम लोग देखते हैं चैप्टर। इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधन के बढ़ते महत्व को चर्चा करेंगे। कैसे हैं जो पर्यावरण है, इनके बढ़ते महत्व की हम चर्चा करेंगे। 1960 के दशक से ही पर्यावरण के मसले पर जोर पकड़ा है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ आपका महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन की तुलनात्मक चर्चा भी की गई। हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप सापेक्ष में जान सकेंगे कि पर्यावरण से जुड़ी हाल ही के बहसों में भारत में कौन सी पक्ष लिया गया है, अध्ययन के संसाधनों की होड़ जुड़ी है, एक संक्षिप्त आपकी चर्चा की गई है। इस अध्याय में हम समापन करेंगे कि समकालीन विश्व राजनीति, हाशिए पर खड़ी जनता और इन सवालों पर क्या सोचती है, क्या करेगी, इन सब चीजों पर तो हम बेसिकली फंडामेंटल जो हमारे हैं उन पर हम लोग देखेंगे कि भाई क्या रिसोर्सेज है, कैसी जनता है, किन किन चीजों पर खड़े हैं, किन मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं, कैसा कुछ है, इसको हम देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। एक पृथ्वी का एक हमारा सम्मेलन हुआ था, आपको याद होना चाहिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है। और पहली बार हमें चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि भाई हमको कुछ हमारे अर्थ को आपका प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, और उसको देखने का हमने प्रयास किया। बात कर रहे हैं विश्व वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंताओं कि जो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की क्या चिंता है उनको हम देख रहे हैं। इस पुस्तक में हम विश्व के राजनीतिक पर बड़े सीमित अर्थों की चर्चा करेंगे। कह रहे जो इस पुस्तक में हम वर्ड जो बाप की राजनीति है उस पर कुछ सीमित मुद्दे हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। मसलन हमें युद्ध और संधि की बातें हैं, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन के कारण चर्चा की गई है। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलकों और अपने सामने नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात की गई है। साथ में हमने विश्व राजनीति के दायरे में थोड़ा सा बढ़ाकर उसकी गरीबी, महामारी जैसे विषयों को शामिल किया है। ऐसा करने से कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल भी क्यों नहीं, हम मानते हैं गरीब और महामारी पर अंकुश रखने के लिए जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थों में मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं। आप जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए कि क्या आप मानते हैं कि जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं, यह जो मुद्दे हैं क्या वो समकालीन विश्व राजनीति के जो आपके दायरे हैं क्या उनमें आते हैं। ठीक, दुनिया भर के कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े किसान उर्वरकता की कमी हो रही है। कह रहे कि दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि है और इसकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि लैंड तो आपकी फिक्स है, बढ़ थोड़ी रही है,
लेकिन मौजूदा उपजाऊ जो जमीन है उसमें उर्वरक की क्षमता की कमी हो रही है। उर्वरक चारगाह के चारे खत्म होने लगे हैं। जो हमारे चारगाह थे आप देखते बहुत बड़े ऐसे जंगल पड़े हुए थे जिसमें जानवर आपके चरते थे, वो भी खत्म हो रहे हैं। मत्स्य जो भंडार हैं वो आपके घट रहे हैं। मछली आप देख सकते हैं उनका अनादुन हम उपयोग कर रहे हैं, घट रहे हैं। जलाशयों की जलराशि बढ़ रही है। जलराशि में बढ़ती से तेजी से कमी आ रही। बड़े बड़े तालाब थे जो बहुत पानी को आपका रिकवर करते थे, लेकिन वो सूख रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है और खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। कह रहे जो खाद्य उत्पादन है उसमें निरंतर आपका कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सी है? मानव विकास रिपोर्ट। और ये क्या है? विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि विश्व की 66.3% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको पानी पीने का फ्रेश वाटर उपलब्ध नहीं। और यहीं की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई सुविधा से बनती है। कितनी? 2 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जहां पर साफ सफाई। 30 लाख से ज्यादा बच्चों हर साल मौत के शिकार होते हैं। कितने? 30 लाख। प्रकृति वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती है। इससे जल चक्र भी संतुलित बनता है। इन्हीं वनों की धरती पर जैव विविधता का भंडार भरा है, लेकिन कटाई में हो रही लोगों को विस्थापित हो रही है। जैव विविधता की हानि जारी है। यही कारण है कि पर्यावासों का विध्वंस जैव प्रजाति के मामले में संभव है। धरती ऊपरी वायुमंडल से है। ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। ओजोन परत का छेद होना भी है। पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य की स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा है। कह रहे जिस तरह से हमारे ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस बढ़ रही है, ओजोन गैस जो क्षरण है वो हो रहा है, ओजोन परत का छेद हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर और मनुष्य पर उसके क्या है, एक बड़ा खतरा इफेक्ट आपका हो रहा है। आप देखते हैं जितनी जैव विविधता हमारी नष्ट होगी, हमारा पर्यावरण, हमारे जैव संतुलन, जल चक्र और जितने भी ये सारे चक्र आपके डिस्टर्ब होंगे, उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण में जीव जंतु मनुष्य, उनके प्रभाव, उनके स्वास्थ्य का इम्पैक्ट हम पर होगा ही होगा, हमको दिखाई भी देगा। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्र के मध्य अब अपेक्षाकृत स्वच्छ है। कैसा है? स्वच्छ है। लेकिन इसका तटवर्तीय जल जमीन के रियाव को प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्री तट इलाकों में मनुष्य की सघनता बसावट जारी है। इस प्रकृति पर अंकुश ना लगाएं तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट है। कैसा है? भारी गिरावट है। अरल के आसपास हजारों लोग जो अपना घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी की विषैक्ता यानी कि पानी में इतना विषैला हो गया था कि मत्स्य उद्योग नष्ट हो गए। जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम काम काज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन यानी कि उनकी स्थिति ज्यादा गई, कम पैदावार हुआ। अनेक संसाधनों ने इन समस्याओं के समाधान हेतु दरअसल मजाक मजाक में दूसरे लोगों से कहा कि जितने लोग सागर में अध्ययन करने के लिए आए हैं वे एक दूसरे से बाल्टिक लगे हैं और उनकी अव्यवस्थी हमको चित्र, इन सब चीजों पर हमको देखने के लिए मिला है। क्लियर है? तो हमारे लिए जैव विविधता कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको दिखाई दे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ के देख रहे हैं और एक एक करके थोड़ा सा इन सबको समझ भी लेते हैं। आपको लग सकता है कि नैसर्गिक घटनाएं हैं। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, इसको हम प्राकृतिक कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षाओं में जाना चाहिए। जरा फिर से सोचना है कि पर्यावरण को नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश
समझने से अगर विभिन्न देशों की सरकार कदम उठाती है तो इन मसलों पर परिमित है कि राजनीतिक होगी। इन मामलों में अधिकांश ऐसा है कि किसी एक देश की सरकार का पूरक अकेले कदम नहीं कर सकती है। इसकी वजह से विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले में एक गहरे अर्थ राजनीति की है। कौन सा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, इस पर रोक लगाने के उपाय और उनकी जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किस तरह से कितना इस्तेमाल का हक है, इन सवालों पर बहुधा पर इस बात को निर्धारित होते हुए कौन देश में कितना ताकतवर है, ये मसले गहरे अर्थों के राजनीति है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स नहीं कर रहा है कि हम कितना यूज करें, कितना एक्सेस करें, ना करें, कौन इनको कहने वाला है, कौन इन पर बताने वाला है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। हाल ही में पर्यावरण से जुड़े सरोकार का एक लंबा इतिहास है। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता 1960 के दशक के बाद राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों के सरोकार रखने वाले आपका क्लब ऑफ रोमन ने 1972 में लिम्पटन टू ग्रेथ नामक एक शीर्षक पुस्तकासन जारी किया। यह पुस्तक में दुनिया की बढ़ती जनसंख्या की आलोक के प्राकृतिक संसाधन के विनाश के असंदेश की बड़ी खूबसूरती से बताया कि भैया जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे प्राकृतिक संसाधन जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से नष्ट हो रहे हैं, उसको बड़ा अच्छे से बताया। क्लियर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूएनईपी कहते हैं, ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण की जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय में अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया कि पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई, क्या है, ज्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकारी शुरुआत है। पर्यावरण वैश्विक राजनीतिक महत्वपूर्ण मसले पर बनाए गए हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन है और रियो डी जनेरियो में हुए इस पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया कि सम्मेलन में 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय निकायों ने भाग लिया। तो आपको पता होगा 1992 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। इसमें 170 देशों ने तो भाग लिया, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन थे, बहुत सारे एनजीओ थी जो बात करती हैं, काम करती हैं इन्वायरमेंट पर, बहुत सारी संस्थाएं थी जिन लोगों ने भाग किया। तो 1992 में यूएनए के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक, रियो डी जेनेरियो में, और ये क्या था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्लियर है, इस पर हमने बात की, ठीक। तो ये संगठन बना जो बात करेगा वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते हुए सरोकार। इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला, कह रहे यही वो एक सम्मेलन है जिसमें एक ठोस रूप हमको मिला। इसलिए 5 साल पहले आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई, देखना 1987 में रिपोर्ट आई, यानी कि 1992 का सम्मेलन होने से पहले ही रिपोर्ट आ गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। वेटलैंड रिपोर्ट में छुपी हुई रिपोर्ट्स को चेतना की गई, आर्थिक विकास के तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है। रिपोर्ट इस हवाले से चेतावनी दी गई है कि रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई है कि विश्व में धनी और विकासशील देश यानी उत्तरी गोलार्ध और करीब विकसित दाने में दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे पर परोपकार है। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिण भारत की आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन को आपसी रिश्ते में सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थी। कैसे थे, जो पर्यावरण मुद्दे हैं उनको सुलझाने में ज्यादा आपका मजबूत थी। पृथ्वी रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, बांध के संबंधित कुछ नियमाचार आए। तो रियो में क्या आया कि भैया एक तो हम आपका जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी चेंज है ये हमको देखना है, बायोडाइवर्सिटी जो हमको दिक्कत कर रही है और जो हमारा फॉरेस्ट्री गिर रहा है, इन मुद्दों को देखना है। इसके लिए नियम बना और एक एजेंडा घोषित किया गया जिसको कहा गया एजेंडा 21।
विकास के रूप में तौर तरीके सुलझाए गए, लेकिन इसके बाद में आपसी आंतरिक कठिनाई आई और सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। समस्या यह है कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। कुछ आलोचनाओं का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की बजाय आर्थिक वृद्धि आए और पर्यावरण की वैश्विक राजनीति में कुछ विवादित मुद्दों पर एक नजर आपका डाली जाए। कैसा हो कि कुछ विवादित मुद्दे हैं और इन पर भी आपका एक नजर जो है डालनी चाहिए। तो यूएन से शुरू हुआ ये दौर, कैसे कैसे पर्यावरण संरक्षण होगा, क्या क्या होंगे, इन सबको देखने की और इन सब पर काम करने की जरूरत हो। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर होगा कि आखिर में क्यों आया था सब। आगे बढ़ जाए तो इतना हम थोड़ा सा क्लियर हो गया कि इनका भाई फंडामेंटल क्या है और किस फंडामेंटल को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है? इतना समझ आया? विश्व की साझी संपदा सुरक्षा। अब इन्वायरमेंट पृथ्वी कोई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जैव विविधता, अगर मान लीजिए भारत में कुछ उसका दुष्प्रभाव है तो उसका प्रभाव आपके पड़ोसी देश पूरे विश्व के मौसम, जलवायु और वनों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए सबको साझा प्रयास करने की जरूरत है और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, ये जो संपदा है कैसी सुरक्षा है विश्व के लिए सब। देखिए, साझी संपदा उन संसाधन को कहते हैं जिन पर किसी एक का हक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो यहां से यहां तक ये जो परिभाषा है आप उसको ध्यान रख लीजिए कि साझी संपदा उस संसाधन को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि किसी पूरे समुदाय का अधिकार होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, दुनिया में जितने लोग हैं सबका बराबर अधिकार है। संयुक्त परिवार का एक चूल्हा है, चारगाह है, मैदान है, कुएं हैं, नदियां हैं, साझी संपदा के उदाहरण। कह रहे ये सब क्या है? विश्व की साझी संपदा के उदाहरण है। क्लियर है? इस प्रकार विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी देश के संप्रभु क्षेत्र में के बाहर है, इसलिए उनका प्रबंधन साझे और तौर तरीके संबंध पर किया जाता है। इसे वैश्विक संपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्विक संपदा कहते हैं। अंटार्कटिक पर क्लियर हो गया? ठीक। मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। ये क्या है? ये आपकी मानवता की साझी विरासत है। पृथ्वी का वायुमंडल, आर्टिक और समुद्र की सतह और भारी अंतरिक्ष वैश्विक संपदा की ही सुरक्षा है। कैसी है? सब वैश्विक संपदा है। कह रहे इसकी सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। कह रहे भाई आप इन पर सब लोगों का सहयोग लो, इन सबका समन्वय लो, ये अपने आप में टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, जैसे आर्टिक संधि हुई। कब हुई? 1959 में। एक हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, 1987, ठीक, जिसमें आया था आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी। और आर्टिक महापर्यावरण नियचार 1991 में हुआ। पारिस्थितिकी से जुड़े वहां मसले पर एक के साथ एक बड़ी समस्या जुड़ी और अस्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा हुए। ऐसे में एक सर्वमान्य पर्यावरण एजेंडा भी शामिल हो चुका है और बहुत सारे उसकी मुश्किल चीजें भी। क्लियर है? होता है कि अर्थ है कि 1980 के दशक के मध्य तक आर्टिक के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज हुई। सोचिए 1980 में जो आर्टिक का क्षेत्र है, अटलांटिक का, पर क्या हुई? ओजोन परत की छेद पता लगा, जो हमारी समताप मंडल में क्या पाई जाती है। मान लीजिए हमारा समताप मंडल है, तो वह ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, तो यहाँ पर एक परत पाई जाती है। उस परत को हम कहते हैं ओजोन परत। इससे क्या होता है कि जब आपका सूर्य की जो हमारी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो फिल्टर होके आती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो किरणें होती हैं वो हम सीधे से उनको हम यूज नहीं, मतलब हम उनको झेल नहीं सकते। इतना टकराव उनमें अल्ट्रा वायलेशन होता है कि वो हमको हार्मफुल कर सकती है। तो अगर जो उनको फिल्टर करता है, जो उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनको छान कर भेजता है, वो परत है ओजोन परत, तो समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। क्लियर है? और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। तो अगर इसमें छेद है तो मतलब वो प्रकाश सीधा आएगा। सीधा आएगा तो क्या होगा? हमको दिक्कत होगी।
कह रहे कि खोज हुई और एक आंख खोलने वाली घटना थी। कह रहे आंख खोलने मतलब लोगों को चौंकाने वाली बात थी कि भाई ओजोन परत में इतना बड़ा छेद हो गया। ठीक उसी तरह से वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी आंतरिक इतिहास में पता चला कि इस क्षेत्र का प्रबंधन करने ऊपर ही दक्षिणी गोलार्ध देशों के बीच मौजूदा असमानता के अवसर है। पृथ्वी के वायुमंडल और समुद्री सतह का यह महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और अप्रौद्योगिकी के विकास का यह एक जरूरी बात है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में दोहन करना है और उनके फायदे ना होने के मौजूद पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और ना ही इसे आगे पीढ़ी में बनाए रखना है। ठीक, ये सारे मुद्दों को हमको ध्यान देना है। क्लियर है, ताकि हम इनको समझ सकें। आगे बढ़े। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। हमारे ऊपर हमने देखा है कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैयों में अंतर है। पर्यावरण को लेकर नॉर्थ और साउथ के जो आपके गोलार्ध हैं उन दोनों देशों का रवैया अलग अलग है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उस रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। तो नॉर्थ वाले क्या चाह रहे हैं कि भाई जैसा आज पर्यावरण है उस पर आपकी चर्चा करना चाह रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देश का तर्क है कि विश्व में परिस्थितियों को नुकसान पहुंचाने में अधिकतर विकसित देशों का हाथ है। बात सही है। दो खेमे हैं, एक ही नॉर्थ वाले और एक ही साउथ वाले। नॉर्थ वाले कह रहे हैं कि भैया जो भी पर्यावरण नुकसान हुआ हमारा सबका बराबर का हाथ है। साउथ वाले कह रहे हैं बराबर का हाथ कैसे भाई, आप लोग डेवलप कंट्री हो, हम अंडर डेवलप हैं, आप लोगों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हमने कम पहुंचाया है, तो भागीदारी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, हमारी कम होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि बराबर होनी चाहिए। तो दोनों में कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देशों में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर प्रतिबंध ना लगाए जाए। अब भाई तुम तो जो विकासशील देश है वो तो डेवलप हो गए, हमारा तो इंडस्ट्री अब आना शुरू हुई है, अब फैक्ट्री लग रही है और आप कह रहे बंद कर दो। भाई अगर हम अभी बंद कर देंगे तो हम पे क्या फर्क पड़ेगा? आप तो डेवलपमेंट कर चुके, आपके पास सब कुछ पर्याप्त है और आप फिर भी बात करें इक्वल आपका पार्टिसिपेशन की। हमारे पास तो बड़ी दिक्कत है भाई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम इंडस्ट्री अब लगाना शुरू कर रहे हैं और आपको आपत्ति है। पूरी दुनिया का माहौल खराब किया आपने और खराब करके बोल रहे भैया आप फैक्ट्री मतलब हमारी चलती रहेंगी। ऐसे कैसे होगा? तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान रखा जाना चाहिए कि भैया हमारी चीजों को आप ध्यान रखो। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तर्क दिया गया है कि साझा इतिहास अलग अलग जिम्मेदारी का है। कैसा है? साझा इतिहास का है। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता को बहाली, सुरक्षा, संरक्षण के लिए विभिन्न देशों में बंधुत्व की भावना अपने सहयोग करेगा। पर्यावरण के विनाशकारी अपक्षय में राज्यों के योगदान अलग अलग है, परंतु उसे देखने के लिए विभिन्न राज्यों में साझा अलग अलग जिम्मेदारियां भी होंगी। विकसित देशों के समाज वैश्विक पर्यावरण पर ज्यादा दबाव है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन है। इसे देखने के लिए टिकाऊ विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकास दर के नजरिए जो हैं इनको हम खास तौर पर हमने देखा है। कैसा है? अलग अलग तौर तरीके हैं और अलग अलग हम इनको तरीकों में देख रहे हैं। तो इसलिए आपको पता होगा कि लोग अलग अलग मुद्दों पर इनको रख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।